आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान के चौहान वंश से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भंडारकर के द्वारा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई थी। अब चौहानों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत दिए हुए। किसने चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से मानी? किसने चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी मानी? किसने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी? और किसने चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी? तो इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि किसने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना, किसने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से उत्पत्ति मानी चौहानों की। तो एक शिलालेख है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई थी। और यह बिजोलिया का शिलालेख जो 1170 ईस्वी में लिखा गया था, चौहान राजा सोमेश्वर के समय लिखा गया था। भाषा इसकी संस्कृत थी, इसकी लिपि ब्राह्मणी थी और इसके उत्कीर्णकर्ता गुणभद्र थे। और ये बिजोलिया शिलालेख कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई। और एक इतिहासकार हुए थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई। डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है अर्ली डायनेस्टिक चौहान, उसके अंदर लिखते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। और एक इतिहासकार हुए थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई। एक पुस्तक का नाम है कायम खां राशो। कायम खां राशो। इस कायम खां राशो पुस्तक के लेखक जान कवि कौन है? जान कवि। और ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई। और एक लेख है जिसका नाम है चंद्रावती का लेख। चंद्रावती का लेख ये बोलता है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। अब चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से कौन मानता है? चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, ये कौन कौन से मत मानते हैं? एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और इसके समर्थक हैं जोधपुर के महान इतिहासकार मनोहर नैनसी। और इसके समर्थक हैं सूर्यमल मिश्रा जो कि बूंदी के राज्य के कवि। ये तीनों मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। कौन कौन? एक पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, एक मनोहर नैनसी और एक सूर्यमल मिश्रा। ये तीनों का समर्थन है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। अब चौहानों की उत्पत्ति कौन कौन मानता है कि सूर्यवंशी है? कि चौहानों की उत्पत्ति यानी कि चौहान सूर्यवंशी है। तो इसके लिए पहला समर्थन है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो संस्कृत भाषा में लिखी गई जियानक भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ये मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी है। और दूसरा हमीर महाकाव्य जो नहन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, ये मानते हैं कि चौहान सूर्यवंशी है। और एक हमीर रासो जो सारंगधर के द्वारा लिखा गया था, ये भी मानते हैं कि चौहान सूर्यवंशी है। और एक सुरजन चरित्र, एक पुस्तक का नाम है सुरजन चरित्र और इस पुस्तक के लेखक है चंद्रशेखर। और ये मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी है। और एक शिलालेख है जिसका नाम है हर्षनाथ का शिलालेख। हर्षनाथ का शिलालेख जो 973 ईस्वी में लिखा गया था। विग्रहराज सेकंड के समय लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ये चौहानों की उत्पत्ति मानते हैं कि ये चौहान सूर्यवंशी है। और जो हर्ष का शिलालेख है जो विग्रहराज सेकंड के समय लिखा गया, 973 ईस्वी में लिखा गया था, ये मानता है कि चौहान सूर्यवंशी है। तो ये समर्थन करते हैं कि चौहान सूर्यवंशी है। अब चौहान चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी है ऐसा मत कौन सा अभिलेख देता है? तो ऐसा अचलेश्वर शिलालेख। अचलेश्वर शिलालेख जो कि सिरोही से प्राप्त होता है, तो ये बोलता है कि चौहानों की उत्पत्ति
चंद्रवंशी हैं, यानी कि चौहान चंद्रवंशी हैं, इसके बारे में मत देते हैं। और कौन सा इतिहासकार जो विदेशों से मानते हैं शक या सीटियन मानता है, कौन? एक तो कर्नल जेम्स टोड और एक विलियम क्रुप। और हुनो सी यानी कि हुनो की संतान कौन मानता है? तो हुनो की संतान मानता है वीएन स्मिथ, वीएन स्मिथ, जो कि हुनो की संतान मानता है कौन? वीएन स्मिथ। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि चौहान की उत्पत्ति के बारे में किस किसने कौन कौन सा मत दिया था। अगला क्वेश्चन, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज या वासुदेव चौहान? इसका राइट आंसर होगा वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान राजवंश की स्थापना की गई थी। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान राजवंश की स्थापना की गई थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण कराया गया था, सांबर झील का निर्माण कराया गया था। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी अहीं छत्रपुर बनाई। क्या? अहीं छत्रपुर, अहीं छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाई थी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहान की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी अहीं छत्रपुर थी। और ये सांबर की राजधानी क्या थी? अहीं छत्रपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सांबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था, उसका नाम है वासुदेव चौहान के द्वारा। बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी में लिखा गया था, संस्कृत भाषा थी, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था और उसके लेखक गुणभद्र है। और उसी के अनुसार 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान राजवंश की स्थापना की गई थी। उन्हें शाकंभरी या सांबर के चौहान कहा जाता है और जिसकी राजधानी अहीं छत्रपुर थी, जिसकी राजधानी अहीं छत्रपुर थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी अहीं छत्रपुर थी। और उसके बाद में अजयराज के द्वारा जब अजमेर नगर बसाया था और उसके बाद में शाकंभरी के चौहानों की राजधानी अजमेर हो गई थी। और ये राजधानी 1113 ईस्वी में बनी थी। किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा। अजयराज के द्वारा अजमेर को राजधानी बनाया था 1113 में। उससे पहले इनकी प्रारंभिक राजधानी शाकंभरी के चौहानों की अहीं छत्रपुर थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। क्या पूछा है? प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अहीं छत्रपुर थी। अगर पूछे कि अजमेर को राजधानी कब बनाया था, तो 1113 ईस्वी में अजयराज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसको चौहान का मूल स्थान माना जाता है? अजमेर को, दिल्ली को, सपादलक्ष को, अहीं छत्रपुर को? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सपादलक्ष कहा जाता है। क्योंकि सांबर का प्राचीन नाम क्या है? सांबर का प्राचीन नाम सपादलक्ष है और सांबर की राजधानी क्या होती? अहीं छत्रपुर थी। अगर पूछे कि राजधानी, तो आपका आंसर होगा अहीं छत्रपुर। अगर मूल स्थान पूछा है तो स्थान का नाम होगा सांबर या सपादलक्ष, क्योंकि सांबर का प्राचीन नाम सपादलक्ष था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अजमेर के चौहानों को नाम से भी जाना जाता है जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सपादलक्ष के चौहान या नाडोल के चौहान? तो इन्हें सपादलक्ष के चौहान या इन्हें सांबर के चौहान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, या इन्हें अजमेर के चौहान भी कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, सपादलक्ष के चौहान है अजमेर के चौहान। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन,
चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा शाकंभरी के चौहान या सपातलक्ष के चौहान या अजमेर के चौहानों के राजा चंदन राज की रानी रुद्राणी थी जो पुष्कर के अंदर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। ये चंदन राज की रानी रुद्राणी, जिसके अन्य नामों की बात करें, इन्हें आत्म प्रभा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें आत्म प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। और ये योग क्रियाओं में निपुण होने के कारण इसे योगिनी भी कहा जाता है। और ये चंदन राज की रानी थी कौन? रुद्राणी। तो प्रश्न आपसे दोबारा ये पूछा जा सकता है कि पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वह शाकंभरी के चौहान वंश की वह कौन सी रानी थी? तो आपका आंसर होगा रुद्राणी, जो कि चंदन राज की रानी थी। और ये कहा जाता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहा जाता है कि इन्होंने, रानी रुद्राणी ने पुष्कर के अंदर 1000 शिवलिंग की भी स्थापना की। कितनी? 1000 शिवलिंग की भी स्थापना की थी रानी रुद्राणी ने पुष्कर के अंदर। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह चौहान वंश की कौन सी रानी थी जो पुष्कर में 1000 शिवलिंग की स्थापना की थी? तो आपका आंसर होगा रानी रुद्राणी, जिसके अन्य नाम आत्म प्रभा या योग क्रिया में निपुण होने के कारण इसे योगिनी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये शाकंभरी के चौहान चंदन राज की रानी थी। अगला क्वेश्चन, गुहक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक था। अब मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रत्यार वंश के सामंत हुआ करते थे, परंतु गुहक प्रथम ने स्वतंत्र शासक स्थापित कर दिया और गुर्जरों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। और अब मैं बता दूं कि गुहक प्रथम के द्वारा चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ का मंदिर, जो हर्षनाथ की पहाड़ियां सिक्कर में है, उसका निर्माण कराया था किसने? गुहक प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जैनक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। दुर्लभराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट या पृथ्वीराज सेकंड? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज फर्स्ट के द्वारा 700 चालुक्यों को मार गिराया था। अब मैं बता देता हूं कि पृथ्वीराज विजय जो जैनक भट्ट के द्वारा लिखी गई, कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। और इसके अंदर कुल कितने अध्याय हैं? तो इसके अंदर कुल 12 अध्याय या उसे बोलते हैं सर्ग है। ये 12 अध्याय या इसे सर्ग है। इस 12 अध्याय में से 5वें अध्याय के अंदर ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पृथ्वीराज फर्स्ट के द्वारा 700 चालुक्यों को मार गिराया और पुष्कर में ये ब्राह्मणों को लूटने आए थे। कौन? ये 700 चालुक्य पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे और उसी समय चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज फर्स्ट के द्वारा 700 चालुक्यों को मार गिरा था। और ये जानकारी हमें मिलती है पृथ्वीराज विजय, जिसके लेखक जैनक भट्ट, और उसके 5वें अध्याय के अंदर ये हमें जानकारी मिलती है। तो इसके अंदर कुल 12 अध्याय हैं। इस 12 अध्याय में से ये 5वें अध्याय के अंदर ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। अब मैं बता देता हूं कि पृथ्वीराज विजय जो जैनक भट्ट के द्वारा लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई, जिसके अंदर 12 अध्याय हैं। और ये चौहानों को सूर्यवंशी मानता है कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी है, यानी कि चौहान कैसे हैं? सूर्यवंशी है। और इसके अंदर त्राइन के प्रथम युद्ध की जानकारी मिलती है, त्राइन के सेकंड युद्ध की जानकारी इसके अंदर नहीं मिलती पृथ्वीराज विजय के अंदर। और ये मूलतः जैनक भट्ट कश्मीर का रहने वाला था और ये लगभग 2 साल यहां पर रहा था। कहां? अजमेर के अंदर। तो ये त्राइन के प्रथम युद्ध के समय अजमेर में था, त्राइन के सेकंड युद्ध के समय यहां पर नहीं था। इसलिए पृथ्वीराज विजय के अंदर त्राइन के प्रथम युद्ध की जानकारी मिलती है, त्राइन के सेकंड युद्ध की जानकारी नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन, अजमेर का संस्थापक था। अजमेर का संस्थापक अजय राज था। कौन था? अजय राज। अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को स्थापित किया गया था और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था किसने? अजय राज के द्वारा।
ये अजयराज पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र था और इसी के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी 1113 ईस्वी में, और इसने अपनी अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। और ये जैन धर्म का संरक्षक था। कौन? अजयराज। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौहान का वह राजा जो जैन धर्म का संरक्षक था, उसका नाम था अजयराज। अजयराज की रानी का नाम था सोमलेखा। क्या नाम था? सोमलेखा। कहा जाता है कि अजयराज ने अपने कार्यकाल के अंदर चांदी व तांबे के बहुत सिक्के चलाए थे। कहा जाता है कि इन्होंने पृथ्वी को भर दिया था, इतने चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए थे। और कुछ सिक्कों पर इन्होंने अपनी रानी सोमलेखा के नाम भी अंकित किए थे। किसने? अजयराज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर होगा ये अजमेर के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? चंद्रराज फर्स्ट, विग्रहराज, दुर्लभराज फर्स्ट या पृथ्वीराज फर्स्ट? इसका राइट आंसर होगा अजमेर के संस्थापक अजयराज चौहान के पिता का नाम पृथ्वीराज फर्स्ट था, यानी कि पृथ्वीराज फर्स्ट, और पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र का नाम अजयराज। और अजयराज के बाद में चौहान का शासक बनता है कौन? ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको, ये क्रम से प्रश्न राजा का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लिखोगे पृथ्वीराज फर्स्ट, और पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र था अजयराज। कौन था? अजयराज। और अजयराज का शासनकाल 1110 से लेकर 1135 तक था, और इसने इसी के बीच 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में उसका पुत्र अजयराज, और अजयराज का पुत्र था अर्णोराज। क्या था? अर्णोराज। और अर्णोराज के बाद में उसका पुत्र होता है जगदेव। और ये जगदेव चौहान का पितृ था, इनकी अर्णोराज की हत्या कर दी थी उसके पुत्र जगदेव के द्वारा। और इस जगदेव के बाद में विग्रहराज फोर्थ शासन बनता है, और जिसका शासनकाल 1150 से लेकर 1164 तक था। और इस विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अमरगांगे बनता है, कुछ 1 साल के लिए अमरगांगे बनता है। अमरगांगे जो 1164 से 1165 तक रहता है। और इस अमरगांगे के बाद में पृथ्वीराज सेकंड बनता है। कौन? पृथ्वीराज सेकंड बनता है। और पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सोमेश्वर बनता है। कौन? सोमेश्वर। और सोमेश्वर का पुत्र का नाम था पृथ्वीराज थर्ड। कौन बनता है? पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड के बाद में उसका पुत्र गोविंदराज बनता है। और गोविंदराज के बाद में अजमेर के चौहान का अंतिम राजा होता है हरिराज। ये भी प्रश्न पूछा गया कि अजमेर के चौहानों का अंतिम राजा हरिराज था, जो 1193 से लेकर 1194 तक अजमेर का राजा रहा था। तो अंतिम राजा कौन है? हरिराज। और गोविंदराज ने रणथंभौर चला गया था, और रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। यानी कि रणथंभौर के चौहानों की संस्थापक कौन है? गोविंदराज। तो ये राजाओं का क्रम याद रखना। प्रथम पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में अजयराज के बाद में अर्णोराज के बाद में जगदेव जो कि पितृहंता हुआ था, और उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ, और उसके बाद में 1 साल के लिए अमरगांगे बनता है, और उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड, और उसका पुत्र सोमेश्वर, और सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज थर्ड, और पृथ्वीराज थर्ड के बाद में गोविंदराज, और गोविंदराज अजमेर को छोड़कर कहां चला जाता है? रणथंभौर। और उसके बाद में अजमेर के चौहानों का अंतिम राजा था हरिराजा, यानी कि हरिराज। अगला क्वेश्चन, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, तो वह कौन था? अजयराज के द्वारा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए थे। कुछ पर अपनी रानी सोमलेखा के नाम भी अंकित थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और ये अजयराज जैन धर्म का संरक्षक था, अर्थात ये जैन धर्म का अनुयायी था। यानी कि सपादलक्ष के चौहान या अजमेर के चौहान मुख्यतः भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन ये अजयराज जैन धर्म का भी संरक्षक था, जैन धर्म को भी मानता था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस चौहान शासक को
जैनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्रा से भर जाने का श्रेय दिया था। तो ये जानकारी हमें जैनक भट्ट के द्वारा लिखी पृथ्वीराज विजय में मिलती है कि अजयराज के द्वारा पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा अजयराज सेकंड। और ये जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय के 5वें अध्याय में मिलती है, यानी कि इसमें इसके कुल 12 अध्याय थे, उस 12 अध्याय में से 5वें अध्याय के अंदर ये जानकारी मिलती है कि अजयराज के द्वारा पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अनुराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। बिल्कुल पहला कथन सही है। अनुराज ने प्रारंभ में तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह से हराया था। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि वह मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था। कौन? अर्णोराज। इसका मतलब दूसरा कथन गलत है। तीसरा है कि उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। बिल्कुल तीसरा कथन सही है। अर्णोराज के द्वारा चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, जिसका नाम था कांचन देव, यानी कि कांचन देवी, इन कांचन देवी से इसने विवाह किया था। किसने? अर्णोराज के द्वारा, जो कि चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। इसका मतलब तीसरा कथन सही है। चौथा है कि वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। बिल्कुल अर्णोराज जो अपने पुत्र जगदेव के द्वारा मारा गया था 1155 ईस्वी में, 1155 ईस्वी में। तो इसका मतलब पहला कथन सही है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा भी सत्य है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अब मैं आपको अर्णोराज के बारे में पूरी जानकारी बता देता हूं कि अर्णोराज जो अजयराज का पुत्र था, और अजयराज के बाद में उसका पुत्र अर्णोराज ही 1133 ईस्वी में अजमेर की गद्दी संभालता है। इसने अपने शासनकाल के अंदर प्रारंभ में पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत, यानी कि संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग पर विजय प्राप्त की थी। उसने चालुक्य शासक कुमारपाल से ये अर्णोराज पराजित हो गया था, यानी कि हार गया था। किससे? चालुक्य शासक कुमारपाल से ये हार गया था। कौन? अर्णोराज। और अर्णोराज के द्वारा परम भाटकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, यानी कि चौहान का वह कौन सा राजा है जिसने परम भाटकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो आपका आंसर होगा वह अर्णोराज था, जिसके द्वारा परम भाटकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। मैंने आपको गुर्जर प्रत्यार वंश के अंदर पढ़ाया था कि गुर्जर प्रत्यार वंश का राजा नागभट्ट सेकंड के द्वारा परम भाटकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो वह गुर्जर प्रत्यार वंश का राजा नागभट्ट सेकंड था। और यदि पूछे कि चौहान वंश का वह कौन सा राजा है जिसके द्वारा परम भाटकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की गई थी? तो आपका आंसर होगा अर्णोराज के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं कि अर्णोराज के द्वारा अजमेर के अंदर आना सागर झील का निर्माण करा था। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा अपने शासनकाल में करवाया था। अर्णोराज भगवान शिव का उपासक था, यानी कि ये शैव धर्म को मानता था, यानी कि ये भगवान शिव का उपासक था और अन्य धर्मों के प्रति भी वह सहिष्णुता रखता था। अर्णोराज जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करा था। प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो वह चौहान राजा अर्णोराज के द्वारा कराया था। अर्णोराज जिसके दरबार में 2 महान विद्वान रहते थे, एक का नाम था देवबोध, एक का नाम था धर्म घोष। देवबोध और धर्म घोष जो कि अर्णोराज के 2 दरबारी कवि थे। अर्णोराज जो अपने पुत्र जगदेव के द्वारा मारा गया था 1155 ईस्वी में, और 1155 ईस्वी में अजमेर के चौहान पर अपना अधिकार स्थापित कौन कर लेता है? जगदेव। तो ये जानकारी आप याद रखना अर्णोराज के बारे में। अगला क्वेश्चन, कटिबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा विक्रराज चतुर्थ,
जिसे कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण जयानक भट्ट के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि प्रदान की थी। किसने? जयानक भट्ट के द्वारा, जो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसलदेव के नाम से जाना जाता है, बीसलदेव जिनका शासनकाल 1158 से लेकर 1164 तक रहा था, इन्होंने दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार किया था। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसलदेव के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के द्वारा चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके इन्होंने पाली, नागौर और जालोर पर अधिकार किया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और इन्होंने जालोर का नाम परिवर्तन करके ज्वालापुर किया था। अगर पूछे कि जालोर का नाम परिवर्तन करके ज्वालापुर किसने किया था, तो आपका आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ज्वालापुर किया था। अगला क्वेश्चन, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव, इनके दरबार में कौन था? सोमदेव, या इन्हें सोमेंद्र कहते हैं, सोमेंद्र, जिनके द्वारा संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिसमें इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, ये प्रश्न पूछा जाता है, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और बीसलदेव के बीच में प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। किसमें? ललित विग्रहराज के अंदर। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ललित विग्रहराज के अंदर कौन सी महिला पात्र है? तो आपका आंसर होगा देसल देवी, जो कि बीसलदेव और देसल देवी के बीच में प्रेम प्रसंग पर आधारित ये पुस्तक है। कौन सी? ललित विग्रहराज, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव या सोमेंद्र के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अब मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि बीसलदेव के एक और दरबारी कवि, जिसके द्वारा बीसलदेव राशो लिखी गई थी, बीसलदेव राशो लिखी गई थी, बीसलदेव राशो नरपति नाले के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें यह भी एक प्रेम काव्य है, यानी कि ये श्रृंगार रस पर आधारित बीसलदेव राशो जो नरपति नाले के द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो महिला पात्र है वह मालवा के नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती। कौन है? राजमती। राजमती और बीसलदेव के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। किसमें? बीसलदेव राशो में, जिसके लेखक नरपति नाले हैं। और इसके मुख्य रूप से 4 भाग हैं, यानी कि इसके 4 खंड है। किसके? बीसलदेव राशो के, जिसके लेखक नरपति नाले। और इसमें महिला पात्र पूछे तो आपका आंसर होगा राजमती, जो कि मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री थी। अगर पूछे कि ललित विग्रहराज, जिसके लेखक सोमदेव या सोमेंद्र थे और जिसमें इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी का उल्लेख मिलता है, तो उसमें महिला पात्र कौन थी? देसल देवी। और बीसलदेव राशो में महिला पात्र कौन है? राजमती है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनके अंदर महिला पात्र कौन है। और एक विग्रहराज चतुर्थ खुद के द्वारा दक्षिण के कवि हुए भारवी, उसकी पुस्तक है किरात अर्जुनियम, उसके आधारित इन्होंने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक लिखी थी। और हरिकेली नाटक मुख्य रूप से भगवान शिव, पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय पर आधारित है। कौन सी? हरिकेली नाटक, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, बीसलदेव राशो के द्वारा लिखी गई थी, सॉरी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखी गई थी। और हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां संस्कृत पाठशाला पर उत्कीर्ण करवाई थी। और संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। कालांतर में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ दिया गया था और 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किया था। और वर्तमान में यहां पर पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का। और बीसलदेव राशो। अगला क्वेश्चन, चौहान शासकों में किस शासक को बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ को बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी, तो
ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमेंद्र या सोमदेव के द्वारा की गई थी, जो बीसलदेव के दरबारी कवि थे। और इसके अंदर इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी का वर्णन मिलता है, यानी कि बीसलदेव और देसल देवी के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है, और जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। तो हरिकेली एक संस्कृत भाषा में लिखी नाटक है, जो कि दक्षिण के कवि भारवी की पुस्तक किरात अर्जुन नियम पर आधारित पुस्तक है। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली नाटक लिखी गई थी संस्कृत भाषा के अंदर, जिसके अंदर भगवान शिव, पार्वती और उनके पुत्र कार्तिक के पर आधारित है। और हरिकेली पुस्तक के कुछ पंक्तियां संस्कृत पाठशाला पर उत्कीर्ण करवाई थी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की गई थी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो दक्षिण के कवि भारवी उसकी पुस्तक किरात अर्जुन नियम पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशुलपुर की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बिशुलपुर नगर की स्थापना की गई थी और बिशुलपुर बांध का निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा शिवालिक स्तंभ दिल्ली के अंदर स्थापित करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर पर, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली के तोमरों को हराया गया था और उसके बाद में दिल्ली पर विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया गया। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तात्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया था, जिसे सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये कालांतर में संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया था, और वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर है और यहाँ पर पंजाब शाखा उर्स लगता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था, तो ये मूलतः संस्कृत कॉलेज थी। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है, तो ये अजमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि संस्कृत पाठशाला के दो या सरस्वती मंदिर के दो, इसे सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता था, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कालांतर में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया था, और वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर है और यहां पर पंजाब शाखा उर्स लगता है। अगला क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन करवाया गया था। तो इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना और अन्य दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।